अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निकाल लीजिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चल रहा था, और मैं आपको बताया भी था कि अनुच्छेद आपका 10-15 ही याद करना है, इसमें मैं उसको अंडरलाइन करवा भी रहा हूँ। लेकिन प्रावधान आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए, यानी कि जो प्रावधान है अनुच्छेद कम पूछा जाता है और प्रावधान आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई आगे कर लीजिए, और थोड़ा बेंच आगे करिए, तो रुकिए। हाँ, और आगे करिए, थोड़ा थोड़ा आगे करिए, जगह बना रहे, और आगे करिए तो। हाँ जब और उसमें देखिए आपका चल रहा था न्यायाधीशों की नियुक्ति, आपका इतिहास चल रहा था। फिर एक बार देखिए न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाते हैं, फिर एक बार हम 2-4 मिनट में बिना अनुच्छेद वाइज बताते हैं। उसके बाद से आपका जहाँ तक चला था उसके आगे बताया जाएगा। देखिए आपका अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय है, और महासचिव राष्ट्रीय समूहों के देशों से न्यायाधीश के चुनाव के 3 माह पहले ही आपका अनुरोध करता है कि आप लोग अपने अपने देश के व्यक्तियों का नाम आपका अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में भेजिए। फिर वहां से महासचिव लिस्ट को आपका अल्फ़ाबेटिकल छांटता है, और उस लिस्ट को एक कॉपी सुरक्षा परिषद को और एक कॉपी महासभा को भेजता है। फिर आपका सुरक्षा परिषद अलग मतदान करती है नामों पर, महासभा अलग मतदान करती है। जो व्यक्ति एक साथ ही मतदान होता है लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर, और जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद तथा महासभा में बहुमत पा लेता है वह न्यायाधीश निर्वाचित हो जाता है। ये याद रखिए। तो अब आपका पूछ सकता है कि एक राष्ट्रीय समूह अधिकतम कितने लोगों का नाम भेज सकता है, तो 4 लोगों का। लेकिन एक देश अधिकतम कितना भेज सकता है, 2 लोगों का। और आपका लेकिन एक लेकिन और लगा है, जितने जजों की संख्या खाली होगी उसके 2 गुना से अधिक नाम नहीं भेजे जाएंगे। फिर आपका समस्या बैठक पर आ जाइए, पूछा जाता है पहली बैठक में अगर आपका नहीं चुनाव हो पाया तो सुरक्षा परिषद और महासभा दूसरी बैठक करेगी, मैंने दूसरी बार वोटिंग होगी। फिर तीसरी बार, और तीसरी बार भी मामला नहीं निपटता है तो मैं बताया था एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग महासभा के और 3 लोग सुरक्षा परिषद के। अगर यहाँ से भी मामला नहीं निपटता तो न्यायालय को स्वयं सौंप दिया जाएगा और बहुमत का फैसला मान्य होगा। अगर मत बराबर हो गया न्यायालय में भी तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष न मार दीजिएगा। जो एज में क्या हो, वरिष्ठतम, यही सतर्क रहना है, जो एज में क्या हो, वरिष्ठतम। फिर आपका बैक होइए, आपका जो बताया गया था ये तरीका है न्यायाधीश के चुने जाने का, और ये तरीका हम बताए भी थे। आपका आगे देखा जाए आपका माने, हाँ, आपका इसका कह सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ होगा, ये भी हम बता दिए थे। तो हेग में मुख्यालय होगा। तो आइए जिस अनुच्छेद से रुका था उसी अनुच्छेद से आपका देखिए, आपका 24, आपका देखिए हमें 25 आपका ये पढ़ा दिया गया था। आप 25 चल रहा था, ध्यान से देखिए इसमें आपका 25 से क्वेश्चन बनता है और मुख्य रूप से कोरम का बनता है। सामान्यतः पूरा न्यायालय कार्य करेगा, लेकिन अगर पूरा न्यायालय नहीं है, कुछ लोग छुट्टी पर है, तो कम से कम 11 लोग काम करेंगे। लेकिन अगर इससे भी कम है तो न्यायालय गठित होने के लिए जो कोरम होगा वह 9 होगा, यानी कि 9 से कम जज रहेंगे
तो न्यायालय का गठन ही नहीं हो पाएगा और न्यायालय कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो कोरम आपका कल बताया गया था कोरिलेट करके, लोकसभा का कोरम पूछा जाता है, यानी कि गणपूर्ति कितनी है, तो 1/10, यानी कि अगर 550 सांसद हैं तो कम से कम जब तक 55 न रहे तब तक लोकसभा कार्य ही नहीं करेगी। ये थोड़ा सतर्क रहना है। इसके बाद आ जाइए 26 देखा जाए। 26 भी आपका अनुच्छेद 26 भी हल्का सा पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि चेंबर बनाए जा सकते हैं, तो 3 या अधिक न्यायाधीशों के चेंबर बनाए जा सकते हैं। ये विशेष मामले देख सकते हैं, जैसे श्रम संबंधी, आपका संक्रमण संबंधी, संचार संबंधी मामले, यानी कि अनुपीठ गठित की जाती है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 27 भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका 28 भी छोड़ दीजिए। अब जो आपका पूछ सकता है 29 से हल्का सा पूछ सकता है, वैसे कभी पूछा नहीं गया है। कि आपका कह सकते हैं कि कार्य को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से न्यायालय प्रत्येक वर्ष 5 न्यायाधीशों का एक चेंबर बनाएगा। ये भी आपका हो सकता है कि कार्य तेजी से आपका समाप्त हो, इसके लिए चेंबर बनता है किस धारा में, नहीं किस अनुच्छेद में, 29, लेकिन कम चांस है। इसके बाद 30 आ जाइए। 30 आपका बन सकता है। 30 पर ये बन सकता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया माने या नियम, जो प्रक्रिया के नियम है वह कौन बनाता है। तो ऑप्शन दे देगा, प्रक्रिया के नियम सुरक्षा परिषद बनाती है, महासभा बनाती है, न्यायालय स्वयं बनाता है। तो हमेशा जहाँ भी प्रक्रिया का नियम रहे, चाहे भारत में रहे और चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चाहे अपराध न्यायालय में रहे, एक कंसेप्ट बना लीजिए कि जो प्रोसीजर का रूल होगा वह स्वयं न्यायालय ही बनाते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत अपनी प्रक्रिया के नियम बनाता है, हाई कोर्ट हमारे यहाँ 227 के तहत, और आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अनुच्छेद तो नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रक्रिया के नियम कौन बनाएगा, तो महासभा सुरक्षा परिषद नहीं, जहाँ भी आ जाए ये मान के चलिए कौन बनाता है, न्यायालय। ये थोड़ा सतर्क रहना। अब ये है कि कंसेप्चुअल जहाँ भी आए आपको न्यायालय ही मारना है इधर। इसके बाद आपका कह सकते हैं अगला देखिए, अनुच्छेद 31 महत्वपूर्ण है, इसको अनुच्छेद वाइज आप पढ़िएगा, मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूँ। आर्टिकल 31 को अनुच्छेद वाइज पढ़ना है, हेडिंग उस पर डाल लीजिए, एड हाक जज, तदर्थ न्यायाधीश। इसको जोड़ लीजिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 127, संविधान में पूछा जाता है, उसको वहीं लिख लीजिए बैरक पर या कॉपी पर। संविधान का अनुच्छेद 127, पहले भारत में क्वेश्चन देखा जाए। भारत जो संविधान में क्वेश्चन बनता है कि तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज कहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल उच्चतम न्यायालय मारेंगे। अनुच्छेद पूछे तो 127, ये लिख लीजिए, केवल और केवल कहाँ नियुक्त किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, गलत ना हो। अब आ जाइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आया जाए। देखिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है कि अगर दो देशों के बीच विवाद है और एक देश का न्यायाधीश न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है, तो जो दूसरा देश होता है उसको विकल्प होता है कि वह अपनी ओर से एक व्यक्ति को न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश
उस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त कर सके। यानी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद है और भारत के दलबीर भंडारी इस समय जज हैं, तो पाकिस्तान को भी अपनी ओर से उस विवाद के मामले के लिए, सबके लिए नहीं, उस विवाद के मामले के लिए एक जज को नियुक्त करने का क्या है, अधिकार। अब समस्या ये है कि दो देशों के बीच विवाद है, इसी को एडहॉक जज कहते हैं। दो देशों के बीच विवाद है और दोनों देशों का कोई जज नहीं है, तो दोनों देशों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप अपनी अपनी तरफ से जो लोग आपके देश में जज बनने के लायक हैं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, उनको आप जज बना सकते हैं इस मामले के लिए। तो यानी कि जब दोनों की ओर से जज, दोनों माने देशों के जज न हो न्यायालय में, तो दोनों देशों को कहा जाएगा, और एक देश का जज हो एक का न हो तो केवल एक देश को कहा जाएगा। इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। और अनुच्छेद ये याद रखिए, इस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है आपका 32 से भी आपका क्वेश्चन बना है। 32 से दो एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। वैसे भाई कभी काल दो क्वेश्चन भी बना, अंडरलाइन करिए। 32 आपका वेतन भत्ता इत्यादि, थोड़ा भारत से जोड़ते रहिएगा एक एक करके, सतर्क रहिए, अनुच्छेद उसी पर जोड़ते रहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका 32 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से हमें जोड़ते रहना है। एक एक खंड देखिए, न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक वेतन मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये आया कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है मासिक, छमासिक, वार्षिक, आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो कैसे मिलता है, वार्षिक। भारत में तुरंत आ जाइए, उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो भारत में अनुच्छेद जोड़िए 125, अनुच्छेद जोड़िए इस पर भारत में। तो बताइए भारत में आपका यही क्वेश्चन फिर एक बार संविधान से उठाया जाए, तो भारत में जो जजों का वेतन भत्ता मिलता है वह मासिक मिलता है कि 6 मासिक की वार्षिक, मासिक, मंथली मिलता है। लेकिन यही क्वेश्चन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आ जाए तो मासिक नहीं, क्या मारना है, वार्षिक। तो बताइए भारत के जजों का वेतन भत्ता किस पर भारित होता है, तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि पर। अब अगला देखिए पॉइंट, अध्यक्ष को विशेष वार्षिक भत्ता मिलेगा। तो जो व्यक्ति न्यायालय की अध्यक्षता करेगा उसे विशेष वार्षिक भत्ता मिलेगा। तो आपका फिर हम बताए थे न्यायालय के गठन के बारे में, न्यायालय में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, 13 अन्य जज होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूछा जाता है कितने दिन के लिए चुने जाएंगे, 3 साल। कितने दिन के लिए मैं बताया था भाई, रट कर जाइए इसको। तो भारत में क्या है, इनको आपका माने विशेष वार्षिक भत्ता मिलेगा, यानी कि अन्य जजों से इनका जो वेतन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो भारत में आ जाइए, भारत में जजों को कितना वेतन भत्ता दिया जाए ये भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो सीजीआई होता है थोड़ा बहुत उसका वेतन क्या होता है, अधिक होता है। अगला तीसरा, उपाध्यक्ष जिस दिन अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो वह विशेष भत्ता पाने का हकदार होगा। तो तुरंत इसको भारत में भी जोड़िए, पहले यहाँ देख लिया जाए। जिस दिन अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों को करता है, ये पहले याद रखें। तो
जितने दिन उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष के कार्यों को किया है, उतना दिन उपाध्यक्ष विशेष भत्ता पाने का हकदार होगा। अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर। जितना दिन हमारा उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वह उतना दिन राष्ट्रपति के वेतन भत्ते पाने का क्या होगा, हकदार। और राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार उतने दिन तक उसे क्या रहेंगे, पात्र माने प्राप्त रहेंगे। चौथा देखिए, अनुच्छेद 31 के अधीन, तो अभी 31 बताया गया, 31 में क्या है फिर याद करके जाइएगा, एडहॉक जज। अनुच्छेद 31 के अधीन न्यायालय के सदस्यों के अतिरिक्त जो न्यायाधीश चुने जाएंगे, उनको भी जिस दिन वह कार्य करेंगे उस दिन के लिए प्रतिपूरक राशि मिलेगी। यानी कि एडहॉक जज फालतू में नहीं बैठेंगे, इन्हें भी कुछ राशि प्रतिपूरक क्या करेगी, मिलेगी। वेतन तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ धन क्या होगा, मिलेगा। अब अगला ये पांचवा, ये वेतन भत्ते और प्रतिपूरक राशि महासभा द्वारा निश्चित किए जाएंगे। इन्हें कार्यकाल के बीच में कम नहीं किया जा सकता। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है दो क्वेश्चनों पर। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? चार ऑप्शन देगा, दे देगा महासचिव करते हैं, फिर दे देगा सुरक्षा परिषद, फिर देगा महासभा, फिर एक ऑप्शन देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। तो केवल और केवल कौन करती है? महासभा। फिर एक बार तो भारत में जोड़िए, भारत में जजों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? तो हमारी संसद। कौन करती है? संसद। अब आइए फिर अंतर्राष्ट्रीय पर, जब तक कोई व्यक्ति, बताइए हो, देखिए कौन, काम है कोई।
देखिए, आप संविधान भी तैयार करते रहिए, आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ साथ, और बेयर एक्ट पर वह अनुच्छेद लिखते रहिए जहाँ की भारत का संविधान को रिलेट होता है। तो आपका क्वेश्चन ये बताया जा रहा था कि वेतन भत्ता कौन डिसाइड करती है, तो ये महासभा करती है। तो भारत में कौन अनुच्छेद 125 के तहत डिसाइड करती है? भारत की संसद। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्या जजों के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं कि नहीं? तो न तो भारत में किए जा सकते हैं और न ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन भारत में एक अपवाद है, वहीं पूछा जाता है, अनुच्छेद 360 पूछा जाता है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की गई हो तो राष्ट्रपति जजों के वेतन भत्तों को भी कम कर सकता है आदेश देकर। तो क्वेश्चन आपका यूपी माने संविधान में पूछा जाता है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कब कम किए जा सकते हैं। तो एक ही उपाय है, जब क्या लगा हो, आपका वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस अनुच्छेद के तहत? 360। एक आपका क्वेश्चन बनता है भारत में। अगला देखिए, जो छठवां खंड आपका अनुच्छेद 32 का होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार का वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो पंजीकरण अधिकारी होता है, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जो निबंधक होता है, तो निबंधक का वेतन कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन बना है। देखिए, चार ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा न्यायालय के प्रस्ताव पर महासभा, और इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सतर्क रहना है। निबंधक या रजिस्ट्रार का वेतन कैसे तय होता है? न्यायालय प्रपोजल करता है, और कौन तय करती है? महासभा। ये अंडरलाइन करिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। रजिस्ट्रार या निबंधक का वेतन कैसे निर्धारित होता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, गलत ना हो। अगला ये देखा जाए, आपका सातवां आपका पेंशन के बारे में है, और आपका आठवां ये है कि जो भी वेतन भत्ते दिए जाएंगे उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं, तो सभी प्रकार के करों से क्या होंगे? मुक्त होंगे। अनुच्छेद 33 आ जाइए अब अनुच्छेद 33 बस एक लाइन है कि न्यायालय का खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो यूएनओ ही द्वारा। और महासभा इसका निर्णय लेगी। तो महासभा बजट पास करेगी, उस हिसाब से अपना खर्चा होगा। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का खर्चा कौन वहन करता है? तो संसद आपका बजट पास करती है, और उसी में सुप्रीम कोर्ट के खर्चे के लिए अलग क्या करती है? व्यवस्था। अब आ जाए अध्याय 2। चूंकि नोट्स में लास्ट में है तो अंत में पढ़ाया जाएगा। अध्याय 3 आ जाइए। अध्याय 3 आपका है जो प्रोसीजर, यानी कि क्रिया विधि या प्रक्रिया। प्रक्रिया से भी एक दो क्वेश्चन बनने के चांस रहता है। अनुच्छेद जो अध्याय 3 हम शुरू करते हैं, अध्याय 2 लास्ट में पढ़ाया जाएगा। 39 से लेकर, और आपका जो इसमें देखना है, आपका 64 तक, यानी कि अध्याय 3 39 से लेकर और 64 तक दिया गया है। इसमें आपका 5-6 अनुच्छेद तैयार रखिएगा। पहला अनुच्छेद आपका, अब इसमें क्रिया विधि यानी कि प्रक्रिया न्यायालय में कैसे चलेगी, उस प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। तो जो पहला आपका है 39, याद रखिए, हेडिंग डाल लीजिए न्यायालय की भाषा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि न्यायालय की लैंग्वेज या न्यायालय की भाषा के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो 39। अब जहाँ जहाँ न्यायालय की भाषा बहुत बार पूछा, हमें लगता है 5-6 बार ये क्वेश्चन आया है कि न्यायालय की भाषा क्या होगी। मैं सामान्य बातों में भी बताया था, या तो फ्रांसीसी या फ्रेंच, और दूसरा इंग्लिश। भाई रट कर जाइए, कौन कौन भाषा?
फ्रांसीसी या फ्रेंच और इंग्लिश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका 39 में। अब थोड़ा भारत में भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, और आपका क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाइएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद जोड़ते रहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी होगी भाषा, आपका उसमें लिखा गया है। दूसरा आपका जो पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा ये भी, कि सीपीसी की धारा के तहत भाषा का प्रावधान किया गया है, तो 137 मार्क कराएंगे। और यही क्वेश्चन सीआरपीसी में पूछे तो 272 लिख लीजिए अलग से। तो सीपीसी में पूछा जा चुका है, सीपीसी में लैंग्वेज के बारे में प्रावधान धारा 137 में है। और यहीं सीआरपीसी में पूछे तो आपका 272 सेक्शन। फिर जो आपका क्वेश्चन बना कि अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य सरकार द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। सिविल मामलों में 137 धारा सीपीसी की, और क्रिमिनल में 2 सीआरपीसी की धारा 272। फिर कई बार पूछा गया है कि किसकी भाषा का निर्धारण किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा? सभी न्यायालयों का नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं, केवल किसका? सबऑर्डिनेट कोर्ट का। तो दो धाराएं याद रखना है। फिर राज्य सरकार करती है किस कोर्ट का? सबऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन आ चुका है 3-4 बार, उत्तराखंड से लेकर आपका यूपी तक में। अगला देखिए। इसके बाद आपका अनुच्छेद 40, 40 भी आपका कह सकते हैं कि मुकदमा दायर होगा तो महासचिव के माध्यम से, जो जो आपका राज्य होंगे उनको महासचिव के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अनुच्छेद 41 ये कह सकता है, अनुच्छेद 41 न्यायालय अंतरिम उपाय करने के लिए पक्षकारों से कह सकता है। फिर अनुच्छेद 42 आपका अधिवक्ता अपना अपना लाइए। हाँ, 43 आपका हो सकता है पूछ ले, इधर से कम पूछा जाता है कि क्रिया विधि या प्रोसीजर के कितने अंग होंगे? तो पूछ सकता है लिखित भी होगी मौखिक भी, दोनों भी। तो आपका दोनों होगी, क्योंकि जो साक्ष्य लिया दिया जाता है केवल लिखित में ही नहीं बल्कि मौखिक बहस होती है कि नहीं, तो लिखित मौखिक दोनों क्रिया विधि। ये कम पूछा जाता है, आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाइए, कह सकते हैं कि अनुच्छेद 45, तो सुनवाई अध्यक्ष के कंट्रोल में होगी, अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अभी हमने बताया कि आपका कह सकते हैं किसके कंट्रोल में कार्यवाही होगी? उपाध्यक्ष के। और न तो अध्यक्ष हैं न ही उपाध्यक्ष हैं, तब किसके नियंत्रण में कार्यवाही होगी? जो जो एज में क्या हो? वरिष्ठ। तीन बातें याद रखिए, इसमें समझाना क्या है भाई? संचालन कार्रवाई का अध्यक्ष जी करेंगे, अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेंगे? उपाध्यक्ष। वो भी नहीं है तो कौन करेंगे? जो एज में क्या हो? वरिष्ठ। अब अनुच्छेद 46 महत्वपूर्ण है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खुला न्यायालय होगा। उसको हेडिंग डाल लीजिएगा। अनुच्छेद 40 आपका 6 पर कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा। इस पर एक क्वेश्चन हम कोरिलेट करेंगे, और एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस कंपटीशन में रहता है। केवल एक क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करना पड़ेगा। बहुत ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए, ओपन कोर्ट या खुला न्यायालय का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में जितने व्यक्ति आ सकते हैं आए,
और सबके सामने सुनवाई होगी, किसी के पीठ पीछे कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी कि खुला न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी खुला न्यायालय होगा। आपका जितने लोग न्यायालय में आ सकते हैं आए, सबके सामने सुनवाई होगी, बयान होगा, बंद कमरे में नहीं होगा ये आपका। लेकिन न्यायालय चाहे तो साधारण जनसाधारण के हित में इस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। ये इसी को ओपन कोर्ट कहते हैं। एक होता है बंद न्यायालय में सुनवाई, यानी कि वादी प्रतिवादी अधिवक्ता जज और वकील और आपका कह सकते हैं गवाह के अलावा बाहरी लोगों का प्रवेश क्या रहता है, वर्जित। तो हम कहते हैं कि कार्यवाही कैसे कमरे में होगी, बंद। अब थोड़ा सतर्क रहना, जितने दुराचार के मामले हैं उसमें कार्यवाही बंद कमरे में होती है। जो आपने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पढ़ा, उसमें भी कार्यवाही खुलेआम नहीं होती, बंद कमरे में ही होगी। यानी कि बाहरी लोगों का प्रवेश क्या रहेगा, वर्जित। लेकिन सामान्य नियम यही निकला कि न्यायालय खुला होगा कि बंद होगा, खुला होगा। अब तीन एंगल से आपको जोड़ना है कि भारत का उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। ये कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 145 के क्लास 4 लिखिए, उसको कहीं कोरिलेट करिए। देखिए आपका पूछ सकता है, आपका एक तो 46 न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में याद करना है। फिर भारत में आ जाइए, सीपीसी में उत्तराखंड पूछा था पिछली बार। फिर आपका सीआरपीसी में यूपी, और संविधान वहीं बचा है आपका। यही अब चांस है पूछने का कि उच्चतम न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, यही बचा है। 100 अनुच्छेद 145 का क्लाज 4, उसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 145 के क्लास 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। इसी को आप सीपीसी में लिखिए। सीपीसी की धारा 153 ख, यानी कि 153 बी, इंग्लिश में लिखेंगे तो बी लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल नहीं। ये उत्तराखंड में पूछा गया कि सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, ये किस धारा में सीपीसी के कहा गया है, तो 153 ख में या 153 बी, 153 बी। फिर सीआरपीसी में पूछा जाता है तो सीआरपीसी की धारा 327 में 327, उसको लिखिए। सीआरपीसी की धारा में 327। तो 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करना है। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाए तो आपका अनुच्छेद 46 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के। सुप्रीम कोर्ट आ जाए भारत का 145 का क्लास 4। सिविल न्यायालय आ जाए तो सीपीसी की धारा 153 बी। और क्रिमिनल कोर्ट आ जाए तो सीआरपीसी की धारा कौन सी, 327। 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखना है ताकि किसी भी कानून से आ जाए तो गलत न हो। 46 के बाद आइए 47। बस एक क्वेश्चन बनता है कि जो कार्यवृत्त तैयार होगा, जो आपका कह सकते हैं कि माने सूची तैयार होगी कि किस मामले की कब सुनवाई होगी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उस पर किसका हस्ताक्षर होता है कार्यवृत्त पर। तो आपका दे देगा रजिस्ट्रार का, फिर दे देगा अध्यक्ष का, न्यायालय के रजिस्ट्रार तथा अध्यक्ष दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कार्यवृत्त माने कौन कौन से मामले कब कब लगेंगे, ये लिस्ट बनेगी, इससे काज लिस्ट होता है। तो काज लिस्ट पर आपका कह सकते हैं किसका साइन होगा, तो निबंधक का भी और न्यायालय के अध्यक्ष का। ज़्यादा लोग वहीं अध्यक्ष वाला भूल जाएंगे, लेकिन उसको अंडरलाइन करिए। केवल रजिस्ट्रार का ही साइन नहीं होता, बल्कि और किसका होता है, आपका और न्यायालय के प्रेसिडेंट का भी,
यानी कि अध्यक्ष का भी होता है। इसके बाद अनुच्छेद 48, अपना अपना तर्क दीजिए, गवाही दीजिए। अनुच्छेद आपका 49 भी नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद 50, न्यायालय चाहे तो किसी निकाय ब्यूरो से जांच करा सकता है। फिर आपका अनुच्छेद 51, गवाहों से आपका प्रश्न पूछा जाना। इसके बाद जो दिया है 52, आपका कह सकते हैं कि मौखिक लिखित कथन लेना और साक्ष्य प्रस्तुत करना न्यायालय में। अनुच्छेद 53 महत्वपूर्ण है। तो 47 के बाद आप कौन सा अनुच्छेद देखेंगे? 53। 53 एक्स पार्टी जजमेंट, ये पूछ सकता है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत एक्स पार्टी या एक पक्षीय जजमेंट देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 53, उसको लिख लीजिए। 53, यानी कि मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों को सूचना दी गई, भारत का प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर है, पाकिस्तान का प्रतिनिधि गैर हाजिर है। तो ऐसी कंडीशन में भारत की बात को सुनते हुए भारत के पक्ष में एक्स पार्टी जजमेंट दिया जा सकता है। यानी कि दूसरा पक्षकार गैर हाजिर है और एक पक्षकार क्या है, हाजिर। तो उसी को सुनकर क्या किया जाए, आपका दे दिया जाए निर्णय। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स पार्टी जजमेंट या एक पक्षीय निर्णय। तो अनुच्छेद थोड़ा अंडरलाइन करिए, कौन सा है, 53। इसके बाद आपका 54 आ जाइए, 54 भी नहीं पढ़ना है आपका, मैंने गुप्त। तो 55 आपका पूछा जाता है। देखिए 55 आपको थोड़ा पूछा जाता है और सतर्क रहना है आपका। देखिए 55 थोड़ा सतर्क रहिए। सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपका मान लीजिए कि 13 जज हैं, तो जब भी 13 जज फैसला सुनाएंगे तो या तो सर्वसम्मत से सुनाए, सर्वसम्मत से नहीं हो पा रहा है तो बहुमत का फैसला मान्य होगा। यानी कि अगर 13 में 7 पक्ष में, एक पक्ष में निर्णय दिए हैं, 6 विरोध में दिए हैं, तो कौन सा निर्णय मान्य होगा, 7 जजों वाला दिया हुआ कि 6 जजों वाला? 7 जजों वाला। यानी कि बहुमत का निर्णय क्या होगा, मान्य। अब ये जो 6 जज हैं, क्या अपना निर्णय अल्पमत में देने का अधिकार रखते हैं कि नहीं, भले मान्य न हो, रखते हैं? यही बात आपका थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पर पूछी जा सकती है कि उच्चतम न्यायालय में जब फैसला होगा तो आप लोग बताइए, बहुमत से होगा कि अल्पमत का, बहुमत से। तो क्या कोई जज जो फैसले से आपका, जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस में ही 3-2 से फैसला आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या जो 2 जजों ने जो ईडब्ल्यूएस के विरोध में मत प्रकट किया, क्या वह अपना निर्णय दिए कि नहीं दिए? तो अल्पमत के जजों को भी अपना निर्णय देने का हक होगा, भले मान्य कौन होगा, बहुमत का। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी क्या है, आपका बहुमत का सिद्धांत क्या है, लागू। अब समस्या देखिए आपका, यहाँ जो पूछा जा सकता है 55 से, रेफरी का सिद्धांत, उसको लिख लीजिए। रेफरी का मतलब ये हुआ आपका कि निर्णायक का सिद्धांत, रेफरी का सिद्धांत, एम्पायर का सिद्धांत। पूछ सकता है कि रेफरी का सिद्धांत न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आपका किस, आपका अनुच्छेद में समाहित है? तो 55 में है। एक बार फिर सतर्क रहना है आपका कि अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की राय किसी मुद्दे पर बराबर हो जाती है, तब कौन सा वह जज होगा जो निर्णायक मत देगा? तो वह अध्यक्ष होगा। फिर एक बार समझिए, वरिष्ठ नहीं, यहाँ
यहाँ कौन निर्णायक मत देगा? अध्यक्ष। यानी कि जब 5 जज एक पक्ष में हो, 5 जज एक पक्ष में, दोनों जजों दोनों में मत बराबर हो गया, तो भाई आपका बहुमत कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि समान मत के हो गए, तो जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष होगा वह रेफरी का काम करेगा, निर्णायक का काम करेगा, एम्पायर का काम करेगा। और जिधर वह लुढ़क जाएगा उधर फैसला हो जाएगा। तो निर्णायक मत कौन यहाँ देगा? जब निर्णय में मत बराबर हो जाए तो अध्यक्ष। याद रखिए कौन देगा। अब रेफरी का सिद्धांत जहाँ जहाँ आपका दिया गया है वहाँ वहाँ थोड़ा बहुत कोरिलेट करना है। और केस आपका आईपीसी में आर बनाम गोविंदा का देखना है। देखिए आर बनाम गोविंदा के केस में दो जजों में विवाद हो गया, एक कैंपबेल और एक हरिदास थे। कैंपबेल कहता था कि 304 में मामला आईपीसी में आएगा, हरिदास कहते थे 302 में। तो जब मत बराबर हो गया तो एक रेफरी नियुक्त कर दिया गया मेलविज को, और मेलविज ने रेफरी का क्या किया काम। अब जिधर लुढ़क जाएंगे उधर क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा, क्योंकि दो जज एक साथ हो जाएंगे और एक अकेले। एविडेंस में आपका कहीं लिख लीजिए, एविडेंस में पूछा जाता है रेफरी का सिद्धांत किस धारा में है, तो धारा 20 यानी कि 20 उसको लिख लीजिए। और भी है उतना ना पढ़ा जब बहुत लंबा चल जाएगा रेफरी। हो गया ये। एविडेंस की धारा 20 कहीं ऐड कर लीजिएगा। अनुच्छेद आ जाइए 56, आइए 56 आपका, निर्णय में वे कारण भी दिए जाएंगे जिन पर निर्णय आधारित हैं। इसमें उन न्यायाधीशों का नाम भी होगा जिन्होंने निर्णय में भाग लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय रीजन डिसीजन, जो हम प्राकृतिक न्याय का तीसरा नियम बताते हैं कि रीजन डिसीजन यानी कि निर्णय का कारण दीजिए, क्योंकि निर्णय कारण देने से निर्णय में और निखार आता है। आपने क्यों निर्णय दिया उसका आधार पता लगता है। तो क्या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब भी कोई निर्णय देगा कारणों को लिखेगा कि नहीं? लिखेगा। और जितने न्यायाधीश कार्यवाही में भाग लिए हैं उस निर्णय के नीचे सबका नाम रहेगा, लेकिन सबकी साइन नहीं, साइन वाला ही मामला आपका गड़बड़ाता है। यानी कि जो भी आपकी गलती होगी साइन से होगी कि निर्णय पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो यही आपका गलत हो सकता है, निबंधक का और अध्यक्ष का। निर्णय में सबका नाम रहेगा जितने जज सुनवाई किए हैं, लेकिन साइन नहीं होती। साइन निर्णय पर केवल किसकी होगी? तो अनुच्छेद आपका 58 देख लेना है। 58 ये बताता है कि निर्णय पर अध्यक्ष और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। यह खुले न्यायालय में पढ़ा जाएगा, यानी कि ओपन कोर्ट अनुच्छेद 46 वाला पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा। तो निर्णय पर फिर अंडरलाइन करिए, यहाँ से आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि निर्णय पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो निबंधक और किसका? न्यायालय के अध्यक्ष का। देखिए भारत में जो जज जितने फैसले देते हैं सबका होता है, ये नहीं कि आपका। लेकिन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबका नाम रहेगा, लेकिन साइन सबकी नहीं होगी, ये सतर्क रहना है। साइन केवल किसकी होगी? रजिस्ट्रार की और न्यायालय के अध्यक्ष। इसके बाद 59 से भी क्वेश्चन बना है, लिखिए उसको। निर्णय का प्रभाव, हेडिंग डालिए तो 59 पर। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का इफेक्ट या प्रभाव किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला क्वेश्चन, तो आपका जवाब रहेगा 59। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि आपका जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय होगा वह जजमेंट इन पर्सोनम होगा
कि जजमेंट इन रेम होगा, इसका मतलब सौरबंधी होगा कि व्यक्तिबंधी होगा, यानी कि आपका लोकलक्षी होगा कि व्यक्तिलक्षी होगा, व्यक्तिलक्षी। फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। यदि ऐसा निर्णय है जो पूरे विश्व के विरुद्ध लागू होता है तो उसे हम जजमेंट इन रेम कहते हैं। लोकलक्षी निर्णय, विश्वव्यापी निर्णय या सर्वबंधी निर्णय। हिंदी में याद रखिएगा, लोकलक्षी ज्यादा दिया है। जहां तक भारत की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में 4 विषयों पर दिया गया निर्णय लोकलक्षी माना जाता है। फिर लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोड़िए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लोकलक्षी नहीं होता तो होगा क्या? व्यक्तिलक्षी। तो लोकलक्षी में क्या होता है, फिर एक बार समझिए। जब निर्णय से पूरा विश्व बाध्य होता है तो उस निर्णय को हम लोकलक्षी कहते हैं, जजमेंट इन रेम। और जब केवल पक्षकार ही बाध्य होते हैं या उनके विधिक प्रतिनिधि, तब ऐसे निर्णय को पर्सोनम यानी कि व्यक्तिबंधी निर्णय कहते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट बेरक न देखे, अभी कंसेप्ट बनाइए। पहला तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय होते हैं लोकलक्षी, व्यक्तिलक्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बिल्कुल न मारिए, क्या मार कराएंगे? व्यक्तिलक्षी। अब दूसरा क्वेश्चन आइए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय या नजीर का सृजन करते हैं या नजीर माने जाते हैं। अर्थात क्या? आगे वैसे ही आने वाले मामलों में वह पूर्व निर्णय के रूप में लागू होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो लागू नहीं होंगे, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय का सृजन नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ये मैं बता चुका हूँ, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित कौन कराती है, लागू कौन कराती है? सुरक्षा परिषद। चौथा क्वेश्चन आइए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से कौन बाध्य होते हैं? तो पक्षकार बाध्य होते हैं, सभी मामलों में कि उस विशिष्ट मामले में? यही क्वेश्चन पकड़ना है और अच्छे से। सभी मामलों के लिए नहीं, जिस मामले में फैसला आया है उस विशिष्ट मामले में केवल वह देश बाध्य होंगे जो जो वाद के क्या थे, पक्षकार। दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूर्ण निर्णय का भी काम नहीं करेगा। तो अब देखिए एक लाइन बता दिया जाए बेहरक भाई, पूरा तो बता ही दिया गया। 59 याद रखिए, निर्णय का प्रभाव पूछ सकता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो अनुच्छेद वाइज इसको तैयार करिएगा। न्यायालय के निर्णय की केवल उन पक्षों को तथा उसी विशिष्ट मामलों को छोड़ कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी, यानी कि केवल पक्षकार बाध्य होंगे और सभी मामलों में नहीं, केवल उन मामलों में जिनमें निर्णय आया है। अब अनुच्छेद 60 आ जाइए। न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। अब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय ही विश्व स्तर पर नहीं है, तो कहाँ अपील करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बता दीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगी और अपील कहाँ होगी? क्या इसके बड़ा कोई न्यायालय है भारत में? है? अब कई जो दिमागदार हैं वो प्रीवी काउंसिल में आज भी करा देंगे। अरे भाई, प्रीवी काउंसिल अब नहीं रही, भारत की अधिकारता क्या हो गई? तो भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अपीली अदालत है। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च अपीली अदालत है। जो निर्णय दे देगा वह फाइनल होगा,
उसके बाद कहीं कोई अपील। हाँ, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। अब फिर पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन 142 के तहत। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है, थोड़ा सतर्क रहना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध क्या उपचार हैं। तो दे देगा अपील, दे देगा पुनर्विलोकन, दे देगा पुनरीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो रिवीजन कराया जा सकता है, सतर्क रहिएगा। क्या पुनरीक्षण या निगरानी या रिवीजन। दूसरा क्वेश्चन, रिवीजन निर्णय दिए जाने के कितने साल के अंदर ही कराया जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा 10 ईयर, यानी कि 10 साल। तीसरा क्वेश्चन, नया तथ्य पता लगने के कितने दिन के अंदर। 6 माह। भाई 3 क्वेश्चन पहले याद रखिए, यहाँ से आपका बन सकता है नया क्वेश्चन। फिर एक बार देखिए, तीनों 3 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं इससे। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है। कहीं नहीं, यदि इनमें से कहीं नहीं। दूसरा, इसके निर्णय के विरुद्ध क्या रेमडी है। तो एक ही रेमडी है, कौन। अपील है कि पुनर्विलोकन की पुनरीक्षण। पुनरीक्षण पुनरीक्षण कितने दिनों के अंदर कराया जा सकता है निर्णय का। 10 वर्ष, वो भी नए तथ्य का पता चलने पर। तो नया जब तथ्य या साक्ष्य मिल गया, उसके कितने दिनों के अंदर रिवीजन के लिए आवेदन दे देना है। 6 माह। अब देखिए आगे अनुच्छेद आपका 61 बता दिया गया आपका। ये जो हमने बताया था रिवीजन, आपका किस में था। 61 में। जितनी बातें थी सारवान पढ़ा जाता है। अब आइए 62 देखा जाए। कह सकते हैं कि 62 भी नहीं पढ़ना है, 63 भी आपका नहीं पढ़ना है, 64 आपका पक्षकार आपका खर्चा स्वयं वहन करेगा, 64 भी छोड़ देना है। अब आ जाइए अध्याय 4, यानी कि आप 61 के बाद इधर के अनुच्छेद छोड़ दीजिएगा 3 4। 61 महत्वपूर्ण थी, रिवीजन। अध्याय 4 आ जाइए, एडवाइजरी ओपिनियंस, यानी कि परामर्शी विचार। अध्याय 4 में है अनुच्छेद आपका 65 से लेकर, और याद करना है अनुच्छेद 68 तक। पहले हम एक दिन हम बताए भी थे कोरिलेट करके, अब थोड़ा डिटेल में देखा जाए आपका। इसको जब भी पढ़िएगा, आपका यूएनओ जो चार्टर का अनुच्छेद 96 है, वहाँ से हम उठाएंगे और आपका फिर यहाँ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारत में क्या नियम है वह एक बार फिर रिवीजन करा दें, और तब आपका ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए। पहले भारत का नियम जहाँ हम बता रहे हैं भाई, देखिए आपका जहाँ तक भारत की बात है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 को उठाइए। और 143 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी तथ्य या विधि के मुद्दे पर, चाहे फैक्ट का मामला हो, लॉ का मामला हो, विवाद उत्पन्न होने के पूर्व भी, विवाद उत्पन्न होने के बाद भी आपका न्या सुप्रीम कोर्ट से, हमारे उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। ये जो अधिकारिता है, सलाहकारी अधिकारिता, कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। सबसे पहले इसका प्रयोग आपका किया गया इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, फिर बेरूबारी के मामले में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन, अगर मामला 131 के प्रोविजो में आ जाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए क्या है बात, एक ही जगह बाध्यता है, अमूमन बाध्यता नहीं। अब अगला क्वेश्चन, जब राय दी जाएगी तो कम से कम कितने जजों की पीठ मिलकर राय देगी? 5। ये अनुच्छेद 145 में बताया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है नया 145 वाला, कि कम से कम कितने जजों की पीठ बैठेगी? 5। ये जो निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, भले राष्ट्रपति बाध्य न हो उसको मानने के लिए, लेकिन अनुच्छेद 141 के तहत भारत के सभी न्यायालय उसको मानने के लिए क्या है बात, ये याद रखे। यानी कि ये राय जुडिशियल प्रेसिडेंट या नजीर या न्यायिक पूर्व निर्णय का क्या करेगी? सृजन। ये तो भारत में हम देखें। अब आइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखा जाए, यूएनओ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रावधान जब भी पढ़िए तब पहले तो यूएनओ चार्टर देखिएगा। यूएनओ चार्टर का अनुच्छेद 96 देखिएगा, 96। फिर आपका जो हम पढ़ा रहे हैं वह न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चल रहा है, और उसके बाद न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्याय कौन देखेंगे? 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 65 से लेकर 68 तक। इसके बाद देखिएगा, अब देखिए, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 96 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एडवाइजरी मांगी जा सकती है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। सामान्यतः राय मांगने का अधिकार किसको प्राप्त है? महासभा, सुरक्षा परिषद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपका महासभा, सुरक्षा परिषद किस मुद्दे पर राय मांग सकती है? किसी तथ्य के मुद्दे पर कि विधिक मुद्दे पर? तो स्पष्ट बैरक में लिखा है तथ्य के मुद्दे पर नहीं, सतर्क रहिएगा, फंसाएगा क्वेश्चन यही। तथ्य के मुद्दे पर, विधि के मुद्दे पर, दोनों पर। दोनों नहीं मारना है भारत जैसे, क्या केवल मारना है? विधि के प्रश्न पर, केवल और केवल किस प्रश्न पर? विधि के। अब अन्य अंग या एजेंसियां किसके द्वारा अथराइज करने पर राय न्यायालय से मांग सकती हैं? ये भी क्वेश्चन बना है। आपका जवाब रहेगा महासभा। गलत ना हो, किसके द्वारा? महासभा। अब एक क्वेश्चन और, महासभा, ये जो हाँ, महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी विधिक मुद्दे पर राय मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब ये एजेंसियां मांगेंगी तो किसी भी विधिक मुद्दे पर नहीं, केवल उस विधिक मुद्दे पर जो इनके क्षेत्राधिकार में क्या हो आता। ये क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है। अगर क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है, भले महासभा ने कह दिया कि तुम भी राय मांग लो, तो न्यायालय राय देने से क्या कर सकता है? डिनाई। ये मामला आपकी एरिया में और डिनाई किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये डिमांड की कि क्या युद्ध के दौरान परमाणु अस्त्रों का माने प्रयोग वैध माना जाएगा कि अवैध? तो न्यायालय ने कहा कि आपकी एरिया का ये मामला ही नहीं है, अतः हम राय देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। अब जब सलाहकारी राय मांगी जाएगी तो आपका प्रक्रिया क्या होगी? तो फिर एक बार अनुच्छेद शुरू करने से पहले फिर एक बार भारत में बैक होइए। भारत में देखिए होता क्या है, जो आपका विधि विभाग होता है वह आपका प्रश्न तैयार करता है, कैबिनेट में उस प्रश्न को रखा जाता है। यानी कि आपका जैसे नहीं, आपका विधि विभाग प्रश्न तैयार किया, फिर महान्यायवादी को भेजा जाता है कि थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए,
महान्यायवादी चेक करता है, फिर वो प्रश्न कैबिनेट के पास आता है, मंत्रिपरिषद के वहीं कैबिनेट उसको ओके करती है, फिर भारत में राष्ट्रपति को भेजती है और फिर जो राष्ट्रपति होता है वह सुप्रीम कोर्ट को भेजता है। ऐसे ही राष्ट्रपति अपने मन से नहीं भेज देता है, किसकी सलाह पर भेजता है? मंत्रिपरिषद। अब ये ना मारिएगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह अपने मन से मांग लिया, किसकी सलाह पर मांगता है? बहुत कठिन नियम है। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए आपका अनुच्छेद 65, न्यायालय सभी प्रकार के विधिक प्रश्नों पर किसी ऐसे निकाय की प्रार्थना पर परामर्श दे सकता है मतलब बाध्य है कि विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार जो यूएनओ अथवा इसके घोषणा पत्र के अनुपालन में इस प्रकार का अनुरोध करने के लिए प्राधिकृत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 96 के अनुसार कौन राय मांगने के लिए प्राधिकृत है? महासभा। सुरक्षा परिषद। किसी विधिक मुद्दे पर अन्य अंग या विशिष्ट एजेंसियां इसके द्वारा अथराइज करने पर महासभा। और अपने क्षेत्राधिकार के अंदर की बाहर क्षेत्राधिकार। जिन प्रश्नों पर परामर्श मांगा जाता है लिखित में रखे जाएंगे, ये सब नहीं पढ़ना है लिखित में। हाँ, अनुच्छेद 66, रजिस्ट्रार परामर्शात्मक मत की प्रार्थना की सूचना सभी राज्यों को देगा जो उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं, अपना आकर बहस करिए। तो आप लोग ये बताइए कि भारत का उच्चतम न्यायालय जब राष्ट्रपति को राय देता है तो जो भी लोग सुनवाई के इच्छुक हैं उनको सूचना देकर सुनता है कि नहीं? सुनता है। और खुले न्यायालय में आप अनुच्छेद 143 में देखिएगा, जो मांगी जाती है राष्ट्रपति द्वारा गुप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। जो लोग भी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बोलें, आकर हमारे यहाँ क्या करें, उसी प्रकार राज्यों को दे दिया गया। इसके बाद 67, न्यायालय अपना परामर्श मत खुले न्यायालय में देगा। इसकी सूचना महासचिव और यूएनओ के सदस्यों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दी जाएगी, यानी कि महासचिव को भी बता दिया जाएगा कि हमने ये सूचना दी। इसके बाद आपका अध्याय 5, संशोधन, यानी कि दो अनुच्छेद है आपका 69 और 70। 69 आपका ये है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कैसे संशोधन किया जा सकता है। तो बस एक लाइन याद रखिएगा, जिस प्रकार आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन हो सकता है, उसी प्रकार इस चार्टर में भी क्या हो सकता है? संशोधन। एक लाइन याद रखना है, जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बदलाव लाया जाएगा, सेम वही प्रक्रिया न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये जो अनुच्छेद इत्यादि हैं इसमें संशोधन के मामलों में अपनाई जाएगी, कोई भिन्न प्रक्रिया नहीं। और अनुच्छेद 70 आपका कह सकते हैं कि न्यायालय भी प्रस्ताव कर सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायालय संशोधन का प्रपोजल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो किसको भेजेगा प्रपोजल? महासभा की सुरक्षा परिषद की महासचिव को, महासचिव। इस प्रकार इधर के अनुच्छेद समाप्त हो गए। एक आपका बचा है चैप्टर, कल मैंने वो चलेगा क्योंकि भाई अभी सीपीसी चलेगी 15 मिनट बाद भाई। नज़दीक एकदम हम लोग आ गए हैं। अब सीपी